नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है एसएससी जीडी के लिए। यहाँ पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उन सबको आप यहाँ पर करने वाले हैं। साथ में याद रखिएगा, एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके पास बॉर्डर बैच है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पुनी सर आपको यहाँ मैथ, निखिल सर रीजनिंग, अश्विनी सर पॉलिटी इकोनॉमिक्स, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और आपके विकास सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। मतलब जो भी जीएस का पोर्शन होगा उसे मैं और अश्विनी सर जो है दोनों मिलकर कराएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये, भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से उन राज्यों में से एक है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तराखंड। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी, और उसी समय के हिसाब से देखा जाए तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनमें लगभग 50 करोड़ की जनसंख्या रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो तब लगभग 20 करोड़ जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे। इसी तरह से 5 बड़े राज्य हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, और ये राज्य कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ये हो जाएगा आपका बिहार, ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, और ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये वो 5 राज्य हैं जिनमें भारत की आधी जनसंख्या जो है रहती है। इसका मतलब है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ये याद रखना। एक चीज और जो आपको याद रखनी है, और वो क्या, वो ये कि जो जनगणना 2011 है, इसका विषय आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका विषय क्या है। याद रखिएगा, इसका विषय है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये याद रखिएगा। कमेंट में लिखकर बताइए कि सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है। सर्वाधिक जनघनत्व जो है ये किस राज्य का है, और सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है। सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, सबसे कम जनघनत्व किसका है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। देखो, अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या जो है ये किसकी है, याद रखिएगा ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जनसंख्या पूछी जाए तो ये किसकी है, ये हो जाएगी सिक्किम की। इसकी जो सबसे कम जनसंख्या है ये है सिक्किम की, सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये हो जाएगी यूपी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रोटॉन्स धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, और इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से गलत स्टेटमेंट चुनना है, कौन सा हो जाएगा। जो प्रोटॉन्स हैं वो धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं प्रोटॉन्स। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक, विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। देखो, सदिश राशि क्या होती है? वे राशियां, या एक तरह से हम बात करें वे क्वांटिटी जिनमें परिमाण और दिशा है ना, जिनमें परिमाण और दिशा ये दोनों हो, उनको कहते हैं सदिश राशियां, है ना। जिनमें एक दिशा हो, जिनमें एक परिमाण हो, दोनों। ठीक, अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? अदिश राशियां मतलब जिनमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, है ना। जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो और दिशा ना हो। अदिश मतलब बिना दिशा के, सदिश मतलब जिसमें दिशा साथ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश जो है इसमें परिमाण तो है ना, इसमें जो परिमाण है वो तो है, लेकिन दिशा नहीं है। इसलिए ये अदिश राशि तो है, लेकिन सदिश राशि ये नहीं हो सकती। यानी कि जो कथन गलत होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो कथन गलत हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये याद रखिएगा। ठीक है,
चलो, बाकी विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। देखो, प्रोटॉन्स पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये बात सही है। याद रखना, कई बार अगली बार अगर पूछ ले तो हो सकता है इसको सदिश कर दे, इसको अदिश कर दे, इसकी जगह कुछ और कर दे, और यहाँ कह दे कि ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये कह लेता है कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? गिटार, शहनाई, सितार और संतूर। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिलेटेड? जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये इनमें से रिलेटेड हैं किससे? गिटार, शहनाई, सितार और संतूर। अगर हम बात करें किससे ये संबंधित है, तो ये संबंधित हैं शहनाई से। किससे ये संबंधित है? शहनाई से, याद रखना। संतूर से जो संबंधित हैं उनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। क्या नाम है? पंडित शिव कुमार शर्मा, ये नाम आपने सुना होगा। ये संतूर से संबंधित है। और एक या फिर ये कहूं, पहली प्रसिद्ध महिला जो संतूर से संबंधित है ये हो जाएंगी शरण रानी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा? शरण रानी का। ये पहली महिला है जो संतूर से संबंधित हैं। नाम इनका शरण रानी। नाम क्या है? नाम हो जाएगा इनका शरण रानी, ये याद रखना। इसी तरह से एक पूछा जाता है आपका सरोद का। इसका एक पूछा जाता है आपका सरोद से। सरोद के बारे में याद रखिएगा, इससे संबंधित एक नाम है अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ये नाम संबंधित है आपका सरोद से। इससे ये नाम जो संबंधित है ये संबंधित है आपका सरोद से, ये याद रखिएगा। आगे देखें, मोरेन शब्द का इनमें से क्या अर्थ है? मोरेन जो शब्द है, मोरेन मतलब क्या? उच्च पार्श्वों और चौड़े तल वाली घाटी, है ना। मतलब जिसकी साइड जो है वो तीखी है और जो घाटी है वो चौड़ी है। इस तरह ये मोरेन है। मतलब ये अगर घाटी देखोगे तो तीक्ष्ण है, मतलब यहां से गिरे तो सीधे नीचे। ठीक है। इस तरह की तीक्ष्ण घाटी मतलब जो है इनका तीक्ष्ण किनारा है और ये बीच में क्या है? ये बीच में है आपकी घाटी, ये याद रखना। ठीक। हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री, मतलब जो ग्लेशियर्स है ना, ग्लेशियर्स मूव करते हैं थोड़ा बहुत, धीरे धीरे उनमें संचलन होता है तो मूव करते हैं। उनके मूव करने के कारण जो है ना, जब वो मूव करते हैं तो उसके चलते वो अपर्दन करते हैं। तो अपर्दन के द्वारा अपने साथ जो अवसाद लेकर आए होते हैं उनको लाके नीचे जो है इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि निक्षेपित कर देते हैं, और उससे बनते हैं मोरेन। क्या ये सही है? आगे, जमी हुई बर्फ का पिघलना या उच्चतर स्तर की सहायक नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मोरेन? जो मोरेन है इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अगर बात की जाए मोरेन की तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हिमनद द्वारा परिवहन की गई हिमनद द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मोरेन। क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है मोरेन, ये याद रखना। ठीक। आगे देखो, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया? In which year did the Mughal Emperor Shah Alam II appoint the East India Company as the दीवान ऑफ बंगाल? शाह आलम द्वितीय जो है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब नियुक्त किया, ये पूछा। मतलब बंगाल की दीवानी इनको कब दी? बंगाल की दीवानी कब दी जा सकती है? सोच के देखो, बंगाल एक बड़ा राज्य है, एक उस समय का एक बड़ा राज्य था। बंगाल एक ऐसा राज्य था जिससे बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त होता था। अब ऐसी चीज को कोई राजा किसी को दे सकता है तब जब वह उसके समकक्ष ना हो, या उससे किसी तरह से दबा हो, या किसी तरह से युद्ध में हारा हो। शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था कब? बक्सर के युद्ध में। कब? बक्सर के युद्ध में हराया था 1764 में। इसमें 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बड़ी शक्तियों को हराया था। देखो, शाह आलम द्वितीय जो है वो एक बड़ी शक्ति तो था नहीं, पर बड़ा नाम था, है ना। कौन? शाह आलम द्वितीय। बेसिकली जो शाह आलम द्वितीय था यह मुगल सम्राट था, तो नाम तो अपने आप में बहुत बड़ा था। ठीक। शक्तिशाली है बिल्कुल नहीं था। ठीक। एक हो गया आपका शुजा-उद-दौला, ये था अवध का नवाब, ये एक बड़ी शक्ति था, ये बात ठीक है। एक था बंगाल का नवाब जिसका नाम था मीर कासिम,
मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब था, शक्तिशाली ये भी उतना नहीं था, लेकिन हाँ कुल मिला के ये है कि मीर कासिम को अगर मार देते हैं, भगा देते हैं, हरा देते हैं, तो जो बंगाल है उस पे जो इनडायरेक्टली कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बना रहेगा। ठीक है, ये तीनों ने मिलकर जो है बक्सर के साथ, बक्सर में अंग्रेजों से युद्ध किया और अंग्रेज जो है यहाँ पर जीत गए। यहाँ जीतने के बाद एक संधि हुई जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। क्या नाम था? जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद की संधि। ठीक है, और इसी के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने क्या कर दी थी? दीवानी प्रदान कर दी थी, ये याद रखना। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े? चार शास्त्रीय नृत्य आपके लिखे हैं, पूछ रहा है इन चार शास्त्रीय नृत्यों में से किस नृत्य से जो है पंडित राजेंद्र गंगानी जो है ये जुड़े हैं? शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी नृत्य, कथक और ओडिसी। पंडित राजेंद्र गंगानी इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? किस क्लासिकल डांस से ये जुड़े हैं? तो याद रखिएगा ये जुड़े हैं कथक से। कथक से ही जुड़े हैं पंडित बिरजू महाराज। कौन? इससे ही जुड़े हैं पंडित बिरजू महाराज, ये याद रखेगा। अगर मैं मणिपुरी नृत्य के बारे में बात करूं तो एक नाम है गुरु बिपिन सिंह, ये जुड़े हैं इससे, और इनकी शिष्याएं थी चार, जिनका नाम, जिनका मतलब जो जिनका सरनेम झावेरी था, चारों बहनें थी जिन्हें हम बोलते हैं झावेरी बहनें। ठीक है, तो झावेरी बहनें जो हैं ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। गुरु बिपिन सिंह जो है ये किससे संबंधित हैं? ये आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, इन जमा राशियों को कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे ये है रिजर्व बैंक, ठीक है, और ये है आपके वाणिज्यिक बैंक। ठीक, जो वाणिज्यिक बैंक है ये अपना कुछ पैसा यहां पर रखते हैं, क्यों? है ना, कुछ पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखते हैं। वाणिज्यिक बैंक पैसा अपना आरबीआई को क्यों दे? जब वाणिज्यिक, देखो वाणिज्यिक बैंकों का एक सीधा सा नियम है कि अगर इनके पास 1 रुपया होगा तो ये उसे बढ़ा के 10 रुपए करेंगे। इनकी जो नीतियां हैं, इनका जो काम है वो सिंपल सा काम है कि 1 रुपए को 10 रुपए में बदलना। अब ये इस रुपए को आरबीआई को क्यों देंगे? है ना, क्यों अपना रुपया यहाँ फंसाएंगे? ठीक है, जबकि इस पैसे को बैंक इन्वेस्ट कर सकती है कहीं, है ना, और पैसे से पैसा बना सकती है। तो ऐसे में ये आरबीआई को अपना पैसा क्यों दे या क्यों जमा करेगी? और यहां लिखा है कि जमा करती है, मतलब करती है, कंपलसरी है। क्या है ये हो जाएगा आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब आरबीआई जो है ये कहता है कि जो बैंक है इसको अपना कुछ प्रतिशत जो है वो आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। कुल मिला के ये है जमा करना पड़ेगा, इन द सेंस कहने का है कि आरबीआई चाहता है कि इतना प्रतिशत जो है वो बैंक अपने पास रखे, है ना, और इस पैसे को वो कहां नहीं कर सकती? इस पैसे को वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये मानो कि ये पैसा आरबीआई का है जो बैंक के पास रखा है, लेकिन पैसा आरबीआई का है, इस पैसे को ये कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेगी। और ये जो पैसा है ये कैश में होना चाहिए, टोटली कैश, है ना, क्या होना चाहिए? टोटली कैश। इसलिए बोलते थे कैश रिजर्व रेशियो। जैसे जो अभी शायद लगभग 4% के समथिंग है, मतलब अगर बैंक के पास 100% पैसा है तो उसका 4% बैंक को अलग रखना पड़ेगा हटा के, आरबीआई के नाम का। आरबीआई कभी भी चेक कर सकता है और इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरह के पैसे को क्या बोलते हैं? इस तरह के पैसे को बोलते हैं आरक्षित निधियां। इस तरह के पैसे को कहा जाता है आरक्षित निधियां, ये याद रखना। ठीक, क्यों जो है ऐसा कहा जाता है? ऐसा इसलिए, जैसे बैंक है, बैंक देखा आपने कई बार देखा होगा कि बैंक ने किसी उद्योगपति को पैसा दिया वो लेके फरार। ठीक है, इस तरह से और कई तरह की ऐसी चीजें, थैंक यू, इस तरह की कई चीजें हैं जो जो है बैंक इन्वेस्ट करता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह फायदा हो, है ना। इस चक्कर में ऐसा ना हो कि जो पब्लिक का पैसा है वो बैंक बर्बाद कर दे, है ना, या कभी खबर आए कि ये जो कैश जो बैंक है ये क्या हो गया, इसका दिवाला निकल गया, तो लोग भाग भाग के आएंगे इसके पास कि भाई हमारा पैसा लौटाओ। ठीक है, बेशक फेक न्यूज फैल जाए कि ये बैंक जो है इसका दिवालिया निकल गया, ये बर्बाद हो चुका है, इसके पास पैसा नहीं बचा। ऐसे में लोग भाग के आएंगे तो कम से कम ये बाहर रख के पैसा दिखा तो देंगे
कई बार जब हड़बड़ाहट में आते हैं और बाहर पैसा रखा हो तो लोग चले जाते हैं कि यार बैंक के पास पैसा है, खामा खामा कह रहे हैं कि जो है बैंक बर्बाद हो गया है ना। या जब लोग पैसा निकालें तो उस 4% में से उन लोगों को पैसा दिया जा सके। जब पैसा दिया जाएगा लोगों को लगेगा यार पैसा तो है, बैंक हमें पैसा दे रही है, तो वो जो अफवाह है ना बेकार हो जाएगी, तो अधिकतर लोग जो है वैसे ही वापस लौट जाएंगे, है ना। इसलिए रखा जाता, मेन रीजन इसका ये है, ठीक है, ताकि भगदड़ वगैरह जो हो तो या फिर बैंक डूबने की नौबत आए, ऐसे में लोग अगर भाग कर आए तो लोगों को वो पैसा दिया जा सके तुरंत। ऐसा ना हो कि शाम को आना, कल आना, लंच के बाद आना, वो वाला कार्यक्रम ना हो, है ना। ठीक। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष और शशि थरूर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? देखो, ट्रेन टू पाकिस्तान के जो लेखक हैं ये हैं खुशवंत सिंह, यही है कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक। इसके कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक यही है, याद रखना। मुल्क राज आनंद जो हैं ये कुली, अनटचेबल यानी कि अछूत, और इसके अलावा एक इनकी बुक है टू लीव्स एंड अ बर्ड। टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये याद रखना। शशि थरूर की बुक कौन सी है? तो याद रखिएगा द ग्रेट नोवेल, ठीक, द ग्रेट इंडियन नोवेल। एक इन्होंने लिखी है भाई आई एम अ हिंदू, ठीक है, वाई आई एम अ हिंदू। इसके अलावा एक बुक जो इन्होंने लिखी है वो है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस और नेहरू द इन्वेंशन। ठीक। निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाते हैं? इनमें से कौन सा त्योहार है जो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान राम ने जो राक्षस राजा था रावण उसको मारा था, है ना, इसलिए जो है ये त्योहार मनाया जाता है। पूछ रहा है कौन सा त्योहार है? दशहरा, होली, नवरात्रि और दिवाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द डेथ ऑफ डीमन किंग रावणा एट द हैंड ऑफ लॉर्ड रामा? ठीक है, कौन सा त्योहार है? ये है दशहरा, है ना, इसी को बोलते हैं विजयादशमी। क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है विजयादशमी, ये याद रखिएगा। ठीक। आगे, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? जयचंद, गोविंद तृतीय, भोज और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। जो एलोरा का शैलकृत कैलाश मंदिर है, जो क्या है, जैसे ये एक चट्टान थी, इस पूरी चट्टान को काट कर बनाया गया है, ठीक है, एकाश्म मंदिर है, मतलब सिर्फ एक अस्म यानी कि एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, ठीक है, यानी कि जब पहाड़ ऊपर से काटा गया है तो इसकी चोटी सबसे पहले बनाई गई है, ठीक है, उसके बाद ऊपर का हिस्सा बनाया है, फिर जो है नीचे जो तल है इसका, है ना, वो बना है, मतलब जो चोटी है इसको, जो पहाड़ी है इसको ऊपर से काट के मंदिर बनाया गया, मतलब इसका सबसे ऊपर सबसे पहले ऊपरी हिस्सा बना है, ये है एकाश्म मंदिर। अजूबा है अपने आप में, ठीक है। इसका नाम है कैलाश मंदिर। किसने बनवाया है? यह बनवाया है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने? यह बनवाया है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा यह बनवाया गया है, यह याद रखना, ठीक है, समझ गए हो। आगे देखो, अमीबा फिल इन द ब्लैंक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। अमीबा इनमें से किस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है? विसरण, प्रकाश संश्लेषण, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इनमें से कौन सा एक है ना, जिसके चलते अमीबा अपना भोजन बनाता है? जो अमीबा है वो एंडोसाइटोसिस, क्या एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था? इनमें से कौन सा एक जो है वो असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ने का कारण नहीं था? देखो, असहयोग आंदोलन जो है ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ है, ठीक, इसी दिन डेथ हो गई थी किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। किसकी हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक जो लोग थे ना,
इनकी डेथ भी इसी दिन हो गई थी। पूछ ले कि किस दिन डेथ हुई थी इनकी, तो याद रखना 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट हुआ। ठीक, ये था असहयोग। इसमें सीधी सीधी सी इतनी बात थी कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये काम कर दो, हम मना कर देंगे बड़ी विनम्रता से, मालिक हमसे नहीं हो पाएगा, किसी और से करा लो, है ना। ये सीधे सीधा सा इतना ही था। ठीक, दिक्कत कब हुई? दिक्कत हुई जब ये खत्म हुआ, जब चौरी चौरा की घटना हुई। इसकी चौरी चौरा जो है, इसकी जब घटना हुई, कब हुई? 5 फरवरी, हाँ, 1922 को गोरखपुर में यह घटना हुई, जिसमें एक आक्रोशित भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी और उसके बाद जो है वहां कुछ पुलिसकर्मी मर गए। ठीक, बेसिकली देखा जाए तो सीधे सीधे गवर्नमेंट पे हमला कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक, 1920 से स्टार्ट हुआ, एक साल ये जोर शोर से चलता रहा। 1920 से 21 तक ये अपने जोर शोर पे चला। ठीक, 21 से लेके 22 तक, है ना, इसमें जो है धीमापन आना शुरू हो गया, मतलब ये मंद पड़ने लगा। इनमें से कौन सा वो एक कारण इसका नहीं है, ये पूछ रहा है। आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया था, जिससे आंदोलन मंद पड़ गया। खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। हाँ, असहयोग आंदोलन जो है उसमें एक बात ये थी कि देखो, हम उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे किसी भी तरह का, मतलब हम उनकी वस्तुएं भी नहीं खरीदेंगे, हम अपनी स्वदेश की बनी हुई वस्तुओं का यूज करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, जो खादी का कपड़ा था ना, वो महंगा पड़ रहा था और जो मिल वगैरह में कपड़ा बन रहा था वो सस्ता था। तो अब कौन कितना खर्च करे, है ना। और अगर मान लो कोई गरीब आदमी है तो वो कितना ही जो है महंगा कपड़ा खरीद लेगा। ठीक है, तो ये एक कारण था, है ना, जिसकी वजह से मंद पड़ा, क्योंकि ये वाला काम नहीं हो पाया कि जो स्वदेशी है या जो खादी है उसे हम पहनेंगे, वो वाला काम नहीं हो पाया। ठीक, कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति ने उन्हें फिर ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। देखो, असहयोग देने में क्या किया, जैसे स्कूल छोड़ दिए लोगों ने, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, ठीक है, वो तो वापस नहीं गए, लेकिन बहुतों ने जो है रिजाइन कर दिया। बहुत से सरकारी जो काम कर रहे थे उनसे क्या कर दिया, उससे मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया और वापस आ गए। ऐसे में ही एक थे वकील, जिन्होंने जो है क्या किया, जिन्होंने एक तरह से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कब तक, है ना। फिर जब वही वाली बात है, घर में रोटी चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, और उसके सामने आदमी मजबूर हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि मंद पड़ा, उन्होंने जाके वापस ज्वाइन कर लिया कि ठीक है यार, फिर कभी देखेंगे। ठीक, वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। अब देखो, कानून व्यवस्था जो है, मान लो एक विभाग है जो कानून व्यवस्था देखता है, ठीक है, और इसको चाहिए, जरूरत है लोगों की कि यार तुम्हारी जरूरत है, तुम आओगे तो जो है हम कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मान लेते हैं एक कानून व्यवस्था का उदाहरण ले लेते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है लोगों से सहायता लेनी है, लोगों ने सहायता बंद कर दी कि हम कानून व्यवस्था में सहायता नहीं देंगे। अब इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है नेशन के पास या देश के पास, या जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं उनके पास इसका अल्टरनेट हो कि चलो इसे सहायता ना देके हम अपनी देशी संस्था को सहायता दे देंगे, वो कानून व्यवस्था बनाए रखेगी। अल्टरनेट है नहीं, इसको सहायता देना बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है चोरी चकारी बढ़ेगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। बिगड़ेगी तो जो वैकल्पिक संस्था, इसका अभाव ना होने पर इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें मजबूरन इनका साथ देना पड़ेगा विदेशी संस्थाओं का, जो उन्होंने दिया और जो इसके मंद पड़ने का कारण हुआ। तो इनमें सिर्फ एक है और वो है ए, जिसमें इन्होंने अपने घरेलू कामों की ओर ध्यान दे लिया और जो है आंदोलन मंद पड़ गया। ये एक कारण नहीं है, बाकी के तीनों कारण है। ठीक, उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली क्या है? नागर, पंचायतन, सिकारा या द्रविड़? द पॉपुलर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द नदर्न इंडिया इज कॉल्ड। उत्तर भारत में जो लोकप्रिय मंदिर वास्तुकला शैली है उसका नाम क्या है, वो बताना। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी नागर शैली। ठीक है, दक्षिण में है आपकी द्रविड़ियन शैली, और इन दोनों के मेल से, जिसमें इन दोनों की विशेषताएं देखने को मिले, वो है आपकी बेसर शैली। वो क्या है, वो हो जाएगी आपकी बेसर मंदिर शैली। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बेसर मंदिर शैली, ये याद रखना। आगे, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस रूप में जाना जाता है? जैसे ये कह रहा है कि ये है अपना भारत।
ऐसा ही कुछ कुछ है ना। ठीक है, मान लेते हैं ये है अपना भारत। ठीक, इस पर जो है हिमालय है यूं। ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार बोलो आप, या ना समानांतर पूरब से पश्चिम वाला। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है नदियों के हिसाब से। जैसे जैसे एक नदी यहां से निकलती है, सिंधु नदी। ठीक, एक नदी यहां से निकलती है, सतलज। ठीक, एक नदी जो है सतलज के अलावा एक निकलती है आपकी काली नदी यहां से। ठीक है, एक निकलती है यहां से तीस्ता, और एक नदी बहती है यहां से ब्रह्मपुत्र। ठीक, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो सतलज और काली नदी है, ये इस हिमालय को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये जो हिमालय है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय, इसको कहा जाता है आपका क्या, ये जो हिमालय है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आपका पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, जो सिंधु नदी और आपका सतलज नदी के बीच है। सतलज नदी और आपका काली नदी के बीच जो है, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलेंगे, इसको कहा जाता है आपका कुमाऊं हिमालय। ठीक, ये जो काली नदी है और ये जो है आपकी काली नदी और आपकी तीस्ता नदी, इसके बीच का जो हिमालय है इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं, इसके बीच के हिमालय को बोलते हैं आसाम हिमालय। सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमाऊं हिमालय, काली तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र आपका असम हिमालय। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। ये ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुमाऊं हिमालय। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ सिंगल हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। इनमें से राज्य विधानमंडल जो है इनमें एक सदन है, कौन, मतलब कौन सा एक है जिसमें सिर्फ एक ही सदन है। मतलब राज्यों में क्या है, कुछ राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है। कहने का मतलब क्या है, हर एक राज्य में ये है, ये हर राज्य में, पर ये सिर्फ कुछ ही राज्यों में। तो इनमें से कौन सा एक राज्य है जिसमें विधान परिषद उपस्थित नहीं है, जिसमें विधान परिषद जो है वो उपस्थित नहीं है। देखो इन तीनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, याद रखना। क्या है, इन तीनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, इसमें नहीं है, किसमें, गुजरात में नहीं। ठीक, किसमें नहीं है, गुजरात में नहीं है, ये याद। ठीक, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। साथ में याद रखिएगा आप सभी के लिए एक बैच है जिसका नाम है बॉर्डर बैच। ठीक, और ये जो बॉर्डर बैच है आपका, ये है आपके, ठीक, ये है आपका एसएससी जीडी के लिए बॉर्डर बैच है, आप इसे एनरोल कर सकते हैं। एडमिशन आपके ओपन है, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पुनीत सर आपको यहाँ मैथ पढ़ाएंगे, निखिल सर पढ़ाएंगे रीजनिंग, अश्विनी सर पॉलिटी इकोनॉमिक्स, मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और विकास सर आपको यहाँ हिंदी पढ़ाने वाले हैं। विकास सर क्या करेंगे, विकास सर आपको पढ़ाएंगे यहाँ हिंदी। तो इस बैच के साथ जुड़ जाइएगा, एकदम बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। किसी भी तरह की दिक्कत आपको यहाँ होगी नहीं, आपके एग्जाम में जो भी जरूरी है वो सब आपको यहाँ कराया जा रहा है। आज की क्लास के लिए इतना ही, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।